नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 6 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और टॉपिक का नाम है कृषि में वर्ग व्यवस्था। इससे पहले हमने पढ़ा था जजमानी व्यवस्था के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था जजमानी सिस्टम क्या था और जजमानी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो उस लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, वो लेक्चर से क्वेश्चन आना ही आना है। अब आते हैं कृषि में वर्ग व्यवस्था के बारे में। तो कई सारे याद रखिए, यूनिट नंबर 6 के जो टॉपिक हैं वो ओवरलैप होते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पर फिर से रिपीट होती हैं, क्योंकि कृषक वर्ग संरचना पढ़ते हैं तो भी अब कृषक अध्ययन वाले कई सारे मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। कई सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जो ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनके विचार रिपीट होते हैं बार बार, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। क्योंकि एक सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई एक पूरी यूनिट है अपने आप में। ठीक है। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो आपको आगे जाकर रिकॉर्डेड रूप में आप जितनी बार आप चाहें देख सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। संडे को भी टेस्ट होगा, याद रखिएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ पूछा जाएगा, और कम से कम 100 क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, अभी तो 4 दिन क्लास हुई थी पिछली बार, क्योंकि गुरुवार को शुरू हुआ था बैच हमारा 25 तारीख को। ठीक है, तो 25 तारीख को शुरू हुआ, 25, 26, 27 और आपका 28 को संडे था। तो 3 दिन में जितना पढ़ाया था उससे टेस्ट हुआ था, तो वो टेस्ट पेपर थोड़ा सरल रहा होगा आपको। लेकिन अब जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, वो यूनिट नंबर 1 में जितने टॉपिक हो चुके हैं, यूनिट नंबर 6 में जितने टॉपिक हो चुके हैं, उन सबसे मिलकर टेस्ट पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, तो 100 से 125 क्वेश्चन हो सकते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आपका फर्स्ट पेपर का अलग से टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, तो वो भी तैयार रखिएगा। अच्छे से पढ़ना, पढ़ के रखना है अपना। ठीक है, धन्यवाद दीप्ति जी। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज कृषि वर्ग संरचना के बारे में। अब कृषि वर्ग संरचना को समझिए पहले तो। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था जजमानी व्यवस्था, कि हम जानते हैं कि भारत में जो कास्ट सिस्टम के बेसिस पर, ठीक है, समाज में एक पारस्परिक निर्भरता थी कि खेती बाड़ी कौन करेगा, सेवाएं कौन प्रदान करेगा, सेवाएं किसको दी जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कृषक वर्ग संरचना भी भारत में विद्यमान रही है लंबे समय तक। समय के साथ इसमें बदलाव भी आए हैं, समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं। तो ये कृषक वर्ग संरचना का मतलब क्या है भाई? किसी भी ग्रामीण समाज की अगर हम बात करें तो ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग संरचना 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहली है, उस ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्वामित्व की स्थिति कैसी है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था भूमि स्वामित्व और उसके प्रकार। तो भूमि स्वामित्व किसके हाथ में है? जिसके हाथ में भूमि स्वामित्व होगा, स्वाभाविक सी बात है, वो जमींदार होगा। जिसके पास भूमि नहीं होगी वो बटाईदार होगा, किराए पर खेती करेगा। और जो बटाई में भी सक्षम नहीं होगा वो भूमिहीन कृषक होगा, वो भूमिहीन मजदूर होगा, जो खेती बाड़ी में दूसरों के खेतों में काम करेगा। ऐसी वर्ग संरचना बनती है। इसका मतलब कृषक वर्ग संरचना किस आधार पर बनती है? भूमि स्वामित्व के आधार पर बनती है। दूसरा, कृषि उत्पादन प्रक्रिया कैसी है? अगर कृषि उत्पादन प्रक्रिया पूंजीपतियों के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में हो चुकी है, कृषि का व्यवसायीकरण हो चुका है, बागान मालिक उभर कर आ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उभर कर आ चुकी हैं, वो एग्रीकल्चर करा रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा? फिर ऐसे में जमींदार वर्ग खत्म हो जाता है। एक होता है पूंजीपति, जमीन खरीद लेता है, वो किसानों से खेती करवाता है, किसानों को सैलरी बांटता है। क्लियर यहां तक? ये होता है, इसमें वर्ग संरचना बदल जाती है। और तीसरी जो कृषक वर्ग संरचना को प्रभावित करती है वो है श्रमिकों की स्थिति कैसी है, यानी श्रमिक किस अवस्था में रहे हैं। अगर वो कैसे श्रमिक हैं? अगर वो थोड़े 1 बीघा 2 बीघा वाले किसान हैं, यानी अपना भी खेत में काम कर रहे हैं और दूसरे खेतों में भी काम कर रहे हैं। एक वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो दूसरे को खेती मजदूरी ही कर रहे हैं बस। क्लियर है? तो श्रमिकों की स्थिति कैसी है, उत्पादन की प्रक्रिया कैसी है, मशीनों से उत्पादन हो रहा है कि मानवीय श्रम का इस्तेमाल हो रहा है, और भूमि का स्वामित्व कैसा है। इन 3 आधार पर कृषक वर्ग संरचना निर्मित होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कृषक वर्ग संरचना के आधार क्या हैं? 3 आधार हैं। पहली बात तो उत्पादन प्रक्रिया कैसी है, दूसरा श्रमिकों की स्थिति कैसी है, और तीसरा भूमि स्वामित्व की स्थिति कैसी है। इसके बेसिस पर ही किसी भी ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग संरचना स्थापित होती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं कृषक वर्ग समाज में क्या होता है। क्या भूमि स्वामित्व समान होता है? क्या उत्पादन की प्रक्रिया पर सभी का बराबरी का हक होता है? क्या नहीं होता है। इसलिए कृषक वर्ग संरचना क्या करती है? आर्थिक असमानता पर आधारित होती है।
ये संघर्ष पर आधारित होती है। यही कारण है कि आप लंबे समय तक पढ़ते आ रहे हैं, कृषक संघर्ष होते रहे, कृषक विद्रोह होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ग संरचना संतुलित नहीं है, ये वर्ग संरचना असमानता पर आधारित है। जहां जो उच्च जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, जो जमींदार रही हैं, उनके पास ठीक है बड़ी मात्रा में जमीन थी, और जो समाज की दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, इसके पास जमीन नाम की चीज ही नहीं थी, या बहुत सीमित भूमि थी उनके पास, भूमि स्वामित्व काफी कम कम था उनके पास। इसी कारण से ये संरचना, ये वर्ग संरचना कैसी है? क्या समानता पर आधारित होती है? नहीं। जिस प्रकार औद्योगिक समाजों में जो आज हम कहते हैं वर्ग संरचना पैदा हुई है, क्या वो समान है? क्या आप, मैं और आप और हम सब अंबानी समान है? क्या नहीं है। ठीक है, एक के पास खूब पैसा है और कुछ लोगों के पास बेसिक नीड पूरी करने की पैसा नहीं। तो यही समस्या ग्रामीण कृषक वर्ग संरचना में भी देखने को मिलती है। तो कृषक वर्ग संरचना की एक विशेषता भी है कि वो आर्थिक असमानता को पैदा करती है। क्यों? क्योंकि भूमि स्वामित्व सभी का बराबरी का अधिकार नहीं है, उत्पादन प्रक्रिया पर सबका बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जब आप कृषक वर्ग संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी? कृषक वर्ग संरचना कैसे पैदा होती है? भूमि स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर और श्रमिकों की स्थिति के आधार पर पैदा होती है। दूसरा, कृषक वर्ग संरचना आर्थिक असमानता पर टिकी हुई है। ठीक है, अब योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं? यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। योगेंद्र सिंह का ये स्टेटमेंट, ये कथन महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। योगेंद्र सिंह ये कहते हैं कि भारत में कृषि वर्ग व्यवस्था जो संरचना है वो जातीय गुणों से प्रभावित है, क्योंकि हमारे यहाँ जजमानी सिस्टम रहा है लंबे समय तक। क्योंकि सवर्ण जातियां, ऊंची जातियां हमेशा जमींदार वर्ग में रही, हमेशा ताकतवर वर्ग में रही, मालिक में रही, और दलित जातियां, दलित जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो हमेशा से क्या रहा? वो हमेशा से मजदूर वर्ग में रहा है। इसका मतलब भारत में कृषक वर्ग संरचना पश्चिमी समाजों की तरह नहीं रही है। योगेंद्र सिंह का यही कहना है। भारत में कृषक वर्ग संरचना पर भी जाति का प्रभाव बना हुआ है, जाति गुणों से जाति गुण विद्वान है। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का स्टेटमेंट है। तो तीन बातें यहां से क्लियर हो गई कृषक वर्ग संरचना के बारे में। क्लियर हुआ यहां तक? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिए। पीपीटी पढ़ना नहीं है हमारा काम, आपको इसमें लिखी हुई चीजों को आसान भाषा में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ते समय सामान्यतः गलती क्या होती है? सामान्यतः गलती ये होती है, या तो टीचर केवल पीपीटी पढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये गलती है। भाई लिखी हुई चीज को तो बच्चा भी पढ़ लेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो लिखा गया उसको समझाना जरूरी है। और दूसरा, अगर आपके पास नोट्स है, मान लीजिए आपने कोई पीडीएफ नोट्स कर लिए, मार्केट से कोई नोट्स खरीद लिए, तो कृषक वर्ग संरचना में पढ़ा क्या जाए? केवल डेटा निकालते रहेंगे। एमपीपीएससी के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है एमपी के, वो हमेशा डेटा याद रट्टा मारते हैं, डेटा रट्टा मार के सोचते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 150 क्वेश्चन जो आएंगे सोशियोलॉजी के, उसमें से 40-45 क्वेश्चन ही डेटाबेस होते हैं। तो 90 क्वेश्चन अगर हैं तो वो कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं। तो डेटा याद करने से, किसी भी टॉपिक को आपको 50 पेज की पीडीएफ दे दी, उसमें केवल डेटा भरा हुआ है, तो उससे काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कृषक वर्ग संरचना बनती कैसे है। अब आते हैं कृषक वर्ग संरचना की विशेषता क्या है, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। तो पहली बात तो भारत में कृषक वर्ग संरचना कैसी रही है? वंशानुगत रही है। क्योंकि जमींदार का बच्चा हमेशा जमींदार ही रहा है और मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहा है, भूमिहीन कृषक का बच्चा भूमिहीन कृषक ही रहा है, जैसा कि जजमानी व्यवस्था में भी आपने देखा। तो पहली विशेषता रही है भारत में कृषक वर्ग संरचना की कि जहां पर भूमि स्वामित्व कैसा रहा है? परंपरागत वंशानुगत रहा है। इसलिए भारत में लंबे समय तक हम देखते हैं कृषक वर्ग संरचना में बदलाव नहीं आया, जब तक कि ब्रिटिश सरकार नहीं आ गई, जब तक कि औपनिवेशिक शासन के समय जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाएं उभरकर सामने आई, और स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति, जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाए गए, उससे हमारे यहाँ भारत में कृषक वर्ग संरचना में बदलाव आया। यही कारण है कि लंबे समय तक भारत में कृषक वर्ग संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो वंशानुगत थी। दूसरा, कृषक वर्ग संरचना के चलते भारत में भूमि का असमान वितरण बना हुआ है। यानी भारत की कृषक वर्ग संरचना समानता पर आधारित नहीं है, असमानता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों का एक समान अधिकार नहीं है भूमि पर। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ी 100 बीघा 500 बीघा जमीन है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। फिर हमारी आपकी जो कृषक वर्ग संरचना है, ये काश्तकारी और बटाईदारी प्रथा इसमें रही है लंबे समय तक। यानी वो लोग किसान जो अपनी जमीन पे खेती करते हैं, और वो जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, किराए की भूमि पर खेती करते हैं। तो भारत की कृषक वर्ग संरचना में यह प्रथा प्रचलित रही है। इसके अलावा कृषि श्रमिकों का शोषण और निम्न मजदूरी, ये हमारी कृषक वर्ग संरचना का हिस्सा रहा है। भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें हम सीमांत कृषक कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ से भी कम भूमि है।
याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। और भारत के 60% से अधिक किसान इसी सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इनके पास इतनी भूमि नहीं है कि पर्याप्त खेती कर सके। और अगर हम देखें जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम से पहले 1950 से पहले भारत में बहुत बड़ा कृषक वर्ग ऐसा था जो भूमिहीन था, जिसके पास भूमि ही नहीं थी, जमींदारों के अधीन काम करता था। इसलिए भारत में कृषक वर्ग संरचना में जो कृषक वर्ग है वो जमींदार, किसान और मजदूर में बटा हुआ है, और ये मजदूर शोषण का प्रतीक रहा है। ये शोषण रहा है, लंबे समय तक होता रहा है, और खासकर ये निम्न जातियों से जुड़ा रहा है। इसके अलावा हरित क्रांति और यंत्रीकरण से ये हमारी कृषक वर्ग संरचना में वर्ग विभाजन और बड़ा है। अभी हम समझेंगे इसको। तो यह हमारी कृषक वर्ग संरचना की विशेषता है। तो पहली विशेषता क्या है भारत में कृषक वर्ग संरचना की, वो वंशानुगत परंपरा आपकी भूमि स्वामित्व पर आधारित रही है। वो उसमें भूमि का असमान वितरण बना रहा है। उसमें काश्तकारी बटाईदारी प्रथा प्रचलित रही है। उसमें श्रमिकों का लंबे समय तक शोषण होता रहा है। और ये जो हमारी कृषक वर्ग संरचना है, ये हरित क्रांति से और यंत्रीकरण से प्रभावित हुई है, और ये विभाजन को और अलग अलग तरीके से इसने प्रस्तुत किया है। ये हमारी कृषक वर्ग संरचना की विशेषता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिए। बिना प्रश्न पूछे का फायदा नहीं है लाइव क्लासेस का। ठीक है, हम रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए सेल नहीं करते, रिकॉर्डेड लेक्चर को इसलिए हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं। पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ले रखा हुआ है उन्हीं के पास होते हैं। हम सभी से ये कहते हैं कि आप हमेशा लाइव क्लासेस लीजिए। भले ही कोर्स थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछ पाते हैं, आपकी कंटिन्यूटी बन पाती है। आप प्रतिदिन एक नियमित समय पर आकर क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है। आप कोर्स 25 खोल लीजिए, 150-200 लेक्चर होते हैं। आप हो सकता है 4 दिन ना पढ़ें, हो सकता है 1 दिन में 10 लेक्चर पढ़ लें। ऐसी कंटिन्यूटी का कोई फायदा नहीं है। नियमित अध्ययन बहुत जरूरी होता है, ऐसे में लाइव क्लासेस काम आती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगली विशेषता। अब आते हैं कृषक वर्ग संरचना का इतिहास क्या रहा है। अभी तो हमने देखा कृषक वर्ग संरचना होती क्या है। दूसरा, कृषक वर्ग संरचना, भारत की जो कृषक वर्ग संरचना है इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हमने समझने का काम किया। अब बात आती है भारत में कृषक वर्ग संरचना का इतिहास क्या रहा है। तो भारत की जो कृषक वर्ग संरचना है वो सदियों पुरानी है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है हमारा समाज। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम अपने एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र की सभ्यता तक हमारा अनाज पहुंचता था बड़े पैमाने पर। तो हमारे यहाँ कृषि गतिविधि लगभग 5-6 साल पुरानी है, देखा जाए तो सभ्य समाज की बात हम करें जहां सभ्यता का विकास हुआ। तो ऐसे में लंबे समय तक हमारी कृषक वर्ग संरचना कैसी रही है। तो प्रारंभिक हमारी कृषक वर्ग संरचना केवल आर्थिक नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक सत्ता से जुड़ी रही है। यानी सत्ताओं के बदलने से, आर्थिक क्रियाओं के बदलने से, और कहीं ना कहीं राजनीतिक या सामाजिक अवस्था बदलने से, सामाजिक दशा बदलने से का असर हमारी कृषक वर्ग संरचना पर पड़ा है। इसी कारण से भारत में कृषक वर्ग संरचना को 4 प्रमुख काल खंडों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला खंड था प्राचीन काल। प्राचीन काल में कृषक वर्ग संरचना कैसी थी। तो प्राचीन काल में जो हमारी कृषक वर्ग संरचना है, याद रखिएगा, वहां पर जो भूमि होती थी वो पूरे ग्रामीण समुदाय की होती थी। व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता था, किसी व्यक्ति विशेष का कोई स्वामित्व नहीं होता था। गांव की भूमि पूरे ग्रामीण समुदाय की भूमि होती थी, और किसान अपनी भूमि का स्वामी होता था, याद रखिएगा, लेकिन भूमि हमेशा गांव की मानी जाती थी। यानी एक प्रकार से यूनिटी की भावना थी, सामुदायिक खेतीबाड़ी होती थी, और जो भी फसल का उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा राजा को कर के रूप में दिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग, टैक्स होता था। और भारत में यह जो प्राचीन कालीन कृषि वर्ग व्यवस्था थी, यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने का मतलब यानी भूमि पर नियंत्रण किसका था? उच्च वर्ण के लोगों का था। और खेती का काम कौन करते थे? शूद्र और वैश्य वर्ण के लोग करते थे। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय का अधिकार होता था, वैश्य और शूद्र उस भूमि पर खेतीबाड़ी करते थे। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो ये हमारी प्राचीन कालीन हमारी कृषि वर्ग व्यवस्था थी। इस समय कोई जमींदार वर्ग देखने को नहीं मिलता। एक राजा है, राजा ही भूमि का स्वामी है, तभी उसको राजन कहा जाता है। हाँ, ऑडियो वीडियो में कोई समस्या? क्योंकि मैसेज किया है किसी ने, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि वीडियो में कोई समस्या पैदा हो रही है। तो क्या सभी के साथ पैदा हो रही है समस्या वीडियो में? बताइए सभी लोग।
ठीक है, अगर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर सभी के साथ आ रही है कि पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ आ रही है, अगर किसी एक का दो के साथ आ रही है तो उसका मतलब आपके वीडियो आपके नेटवर्क में समस्या है, और सभी के साथ आ रही है तो मतलब मेरे यहां से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। मैसेज कर दीजिए प्लीज सभी लोग, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैसेज में क्लियर लिख दीजिए। धन्यवाद दीप्ति जी, क्लियर है, धन्यवाद तेज जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में हमारे जो कृषक वर्ग संरचना कैसी है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इस समय कोई मजदूर या इस समय कोई जमींदार या इस समय कोई सामंती व्यवस्था नहीं है, राजा ही भूमि का मालिक है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में कृषक वर्ण संरचना बटी हुई है। उच्च वर्ण भूमि के मालिक हैं, जो निम्न वर्ण है वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, और जो भूमि है वो ग्रामीण पूरे समुदाय की है। भूमि का मालिक भले ही किसान है, लेकिन भूमि जो मूल देखा जाए तो राजन कहलाता है, यानी भूमि का स्वामी है वो राजन है। और जो भी उत्पादन होगा उसमें राजा को टैक्स देना है, जमींदार को टैक्स नहीं देना है, राजा को सीधा टैक्स देना है, वो कहलाता है भाग। तो बड़ी समान और सरल व्यवस्था थी हमारे समय प्राचीन काल में कृषक वर्ग संरचना। ठीक है, फिर आती है मध्यकाल में। मध्यकाल में क्या हुआ, सामंतों का उदय हो गया, खासकर मुगल काल के दौरान, क्योंकि अब भूमि का मालिक कौन हो गया, मुगल बादशाह हो गए। मुगल बादशाहों ने क्या किया, मनसबदारी प्रणाली स्थापित करी। आपने पढ़ा होगा इतिहास में मनसबदारी प्रणाली, जमीनों को टुकड़ों के रूप में बांटा गया, मनसबदारों को बांटा गया। वो मनसब क्या हो गए, वो मनसब खेती बाड़ी करते थे, और मनसब उनको खेती बाड़ी से होने वाला टैक्स मिलता था, वही मनसबदार की आय होती थी। आपने मनसबदारी प्रणाली पढ़ी होगी इतिहास में। तो मुगल काल में क्या हुआ, मुगल काल में मनसबदारी के चलते, प्रथा के चलते बड़े पैमाने पर जो भूमि के मालिक कौन हो गए, सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। राजा ने कई सारे सामंतों की स्थापना कर दी, सामंत प्रणाली स्थापित कर दी, जमींदारी प्रणाली स्थापित हो गई। अब सीधा सीधा क्या हुआ, जो सामंत थे वो बिचौलिए बन गए, यानी उनके पास जो भूमि है उससे वो टैक्स वसूलेंगे, वही उनकी इनकम का सोर्स होगा। राजा को, राजा की तरफ से उन सामंतों को, उन मनसबदारों को कोई इनकम प्राप्त नहीं होगी। इससे यह हुआ कि समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसे कहा गया जमींदार वर्ग। इसमें क्या हुआ, यह राजा और किसान के बीच में बिचौलिए की तरह स्थापित हो गया। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था तो सीधा राजा को टैक्स मिलता था, अब राजा को टैक्स नहीं मिल रहा है, बीच में जमींदार वर्ग या सामंत वर्ग पैदा कर दिया गया। मुगल काल में सामंती वर्ग व्यवस्था पैदा हुई, किसान सामंतों को टैक्स देंगे, सामंत या जमींदार टैक्स वसूलेगा, उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देगा, एक हिस्सा अपने पास रख लेगा, यानी संपर्क कट गया, किसका, राजा का और जनता के बीच का, और एक नया बिचौली वर्ग पैदा हो गया। ये टैक्स लगाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगा, जितना ज्यादा टैक्स लगाएगा उससे उतना ही हिस्सा राजा को देना पड़ेगा, तो हमेशा ये शोषण ज्यादा करेगा। इसी के दौरान हम देखते हैं कि दो व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, एक आती है खुद कास्त और एक आती है पाही कास्त। कभी कभी ऐसे कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं। खुद कास्त क्या था, वो किसान जो उसी गांव के निवासी थे जहां पर उनकी जमीन थी, और पाही कास्त वो मजदूर होते थे, जो किसान जो दूसरों के गांव में जाकर खेती करते थे। यानी अब कहीं ना कहीं कृषक वर्ग संरचना विभाजित होती जा रही है। अब कृषक वर्ग संरचना में तीन वर्ग उभर कर सामने आ चुके हैं। एक वो जो जमींदार हैं, भूमि के मालिक हैं, जो टैक्स वसूलते हैं और राजा को देते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। दूसरे वो हैं खुद कास्त, जो खुद किसान हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहीं पर उनकी जमीनें भी हैं, अपनी ही जमीन पर खेती करते हैं। और तीसरे हैं पाही कास्त। पाही कास्त वो हैं जो इनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। ठीक है, अपने मूल स्थान पर उनके पास कोई खेत नहीं है। यानी ये पाही कास्त क्या हो गया, ये हो गया कृषक मजदूर, जिसके पास भूमिहीन कृषक, जिसके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। खुद कास्त कौन हो गया, जिनके पास अपनी खुद की जमीन है। और जमींदार कौन हो गया, जो टैक्स वसूलेगा, लगान वसूलेगा। तो मुगल काल में, मध्यकाल में क्या हुआ, यह सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। इससे तीन वर्ग उभर कर सामने आ गए। ठीक है, फिर आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में स्थिति पूरी बदल गई। क्यों, क्योंकि अभी तक तो प्राचीन काल में राजा भूमि का स्वामी था, मध्यकाल में जमींदार, सामंती व्यवस्था के चलते जमींदारी प्रणाली उभर के आ चुकी थी, तो जमींदार भूमि का स्वामी हो गया और टैक्स में से एक हिस्सा राजा को देने लगा। अब आ गया ब्रिटिश काल। ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने अपनी आय बढ़ाने के लिए भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए और तीन व्यवस्थाएं उभर कर सामने आई। सबसे पहली थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसमें यह होता था कि एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया 10 साल के लिए। ठीक है, याद रखिए कि 10 साल तक तुम टैक्स हमें से दोगे, जितना तुम टैक्स वसूलोगे उसमें से एक हिस्सा हमारा होगा। ऐसे में क्या हुआ, पूरी भूमि का मालिक किसको मान लिया गया, भूमि का मालिक एक जमींदार को मान लिया गया।
तो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके, ठीक है, जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया और यह कहा कि तुम ही टैक्स वसूलो, जितना तुम वसूलोगे उसका एक हिस्सा हमें देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जमींदार ज्यादा वसूलेगा, ठीक है। ऐसे में एक शोषक जमींदार वर्ग पैदा हो गया। तो यहां से कहीं ना कहीं अब हमारी कृषक वर्ग संरचना में जमींदार ताकतवर उभर कर सामने आए, किसमें? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पूरी प्रणाली, पूरे भारत में एक ही प्रणाली को लागू नहीं किया। दूसरी प्रणाली थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ? इसमें जमींदार भूमि का मालिक नहीं होगा, बल्कि किसान को भूमि का मालिक माना गया और किसानों से टैक्स वसूला गया। इससे यह हुआ कि जमींदार, कुछ राज्यों में जमींदार खत्म हो गए। आप पढ़ते भी होंगे 1857 की क्रांति में कुछ राज्यों में जमींदारों ने किसका समर्थन किया? क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि रैयतवाड़ी में, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार को भूमि का मालिक माना गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को भूमि का मालिक मान के बिचौलियों को हटा दिया गया। बिचौलिया कौन? सामंत। बिचौलिया कौन? जमींदार। इनको साइडलाइन कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार सीधा किससे टैक्स वसूलने लगी? किसानों से टैक्स वसूलने लगी। तो शुरुआत में किसानों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई जमींदार खत्म हो गए, शोषण खत्म हो गया। लेकिन टैक्स कितना होता था? 60%, 50%, 40%। डलहौजी ने 50% टैक्स लगाया था, सोचिए 1856 में। इसी कारण देखिए 1857 क्रांति उभर कर सामने आती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अब टैक्स तो देना है, चाहे अकाल पड़े, कुछ भी पड़ जाए। तो ऐसे में किसान ने क्या किया? किसान साहूकार के जाल में फंस गए। टैक्स चुकाने के लिए भूमि को गिरवी रखने लगे, ठीक है, कर्ज लेने लगे। इस व्यवस्था ने जमींदार प्रथा को भले ही समाप्त किया, किसान कृषक वर्ग को बड़ा ही खड़ा किया। कृषक वर्ग भले ही ताकतवर उभर कर सामने आया, लेकिन वो लंबे समय टिक नहीं पाया। तो ये भी वर्ग व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इस व्यवस्था के चलते। जहां स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार वर्ग प्रभावी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक वर्ग उभर कर सामने आ रहा था। फिर आई महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें पूरे ग्रामीण समुदायों को क्या मान लिया गया? पूरे ग्रामीण समुदाय ही टैक्स दिएगा, यानी भूमि पूरे ग्रामीण समुदाय की होगी, कोई जमींदार नहीं होगा, किसी किसान का कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं देना है, पूरा गांव पर टैक्स लगाया जाएगा। महल मतलब पूरा का पूरा ग्रामीण समुदाय पर। लेकिन समस्या क्या थी? क्या किसी गांव में सभी लोगों के पास समान जमीन होती है? नहीं। जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उत्पादन भी ज्यादा कर रहे थे, तो उनके लिए टैक्स देना आसान था। लेकिन जिनके पास जमीन छोटी थी, वो तो टैक्स की मार में खत्म हो गए। आज भी भारत में देखिए यही होता है, बड़े किसान ज्यादा फायदे में रहते हैं, छोटे किसान बहुत लॉस में आते हैं। तो यही महलवाड़ी व्यवस्था में हुआ। इससे हम कृषक वर्ग संरचना में अमीर किसान और गरीब किसानों का एक अंतर पैदा हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में जो कृषक वर्ग संरचना रही है, ये समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ हमेशा से क्या होती रही है? परिवर्तित होती रही है। फिर आया आधुनिक काल, स्वतंत्रता के बाद का समय। इसने पूरी कृषक वर्ग संरचना को प्रभावित कर दिया, परिवर्तित करके रख दिया, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? चलिए, ऑडियो वीडियो दोनों अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद सरकार ने सबसे पहले कदम कौन सा उठाया? भूमि सुधार लागू किया। और भूमि सुधार लागू करने के लिए 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास कर दिया। इससे पहली बात तो भारत में जो सामंती प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, वो खत्म हो गई। यानी भारत में जो कृषक वर्ग संरचना थी, उसमें जमींदार वर्ग को हटा दिया गया, बिचौलियों को हटा दिया गया। दूसरा कदम उठाया हरित क्रांति। 1960 के दशक में, 60-70 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। इस हरित क्रांति के चलते कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला, कृषि का मशीनीकरण हुआ, कृषि में उन्नत बीजों का इस्तेमाल होने लगा, सिंचाई संसाधनों का इस्तेमाल होने लगा। अब ये संसाधन थे महंगे, बड़े किसान ही अफोर्ड कर सकते थे। इससे यह हो गया कि जो कृषक थे, याद रखिएगा, उसमें पूंजीपति वर्ग पैदा हो गया। यानी बड़े किसान, जो जमींदार अभी तक जमींदार कहलाते थे, अब वो पूंजीपति किसान कहला गए, यानी बड़े किसान बन गए, यानी प्रॉफिटेबल फार्मर बन गए। और जो छोटे किसान थे वो हरित क्रांति का फायदा नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। सिंचाई के लिए संसाधन खरीदना, ट्यूबवेल खरीदना, लगवाना, या ट्रैक्टर खरीदना, कीटनाशक खरीदना, उर्वरक खरीदने का पैसा उनके पास नहीं था। इससे यह हुआ कि धनी किसान वर्ग उभर कर सामने आया, ठीक है, जिसके पास आधुनिक मशीनें थी, तकनीक थी। तो यही कारण है कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कृषक वर्ग संरचना परिवर्तित होती गई। एक तरफ तो जमींदार वर्ग को हटाया गया और दूसरी तरफ एक धनी कृषक वर्ग उभर कर सामने आ गया हरित क्रांति के पश्चात। अब वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति को समझिए। क्या वर्तमान में भारत की कृषक वर्ग संरचना वैसी ही है जैसी मध्यकाल में थी? क्या आज हमारे यहाँ कोई जमींदार होता है, कोई ठाकुर साहब होते हैं, क्या कोई चौधरी साहब होते हैं? नहीं होते हैं।
भारत में जमींदारी प्रथा अब नहीं ना के बराबर है। ठीक है, बड़े किसान खत्म हो चुके हैं। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था भूमि स्वामित्व के बारे में। अब भूमि की एक सीमा डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, कि भाई एक सीलिंग होगी, इससे ज्यादा भूमि रखना अवैध माना जाएगा। 57-54 एकड़ एक लिमिटेशन मानी गई है। उपजाऊ भूमि में लिमिटेशन है 18 एकड़। 18 एकड़ से ज्यादा भूमि आप एक व्यक्ति एक परिवार के पास नहीं हो सकती। तो वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति थोड़ी बदलती हुई दिखाई देती है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? पूंजीपति किसान उभर कर सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उभर कर सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा 2020 में जो किसान बिल लाया गया था उसमें यही कहा गया था कि भारत में कृषि क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के द्वार खोले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब बड़ी कंपनियां आना चाहती हैं इस सेक्टर में। कृषि का व्यवसायीकरण भी करना है और कृषि का निजीकरण भी करना है। ठीक है, इसीलिए आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी व्यापार के लिए खेती खरीदते हैं। आप देखते हैं कि भाई कोको कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, ठीक है, आईटीसी आशीर्वाद आटा आता है, आप खरीद देखते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अनुबंध करती हैं किसानों के साथ, एग्रीमेंट करके पैसा भी खर्च करती हैं और प्रोडक्शन अपने पास खरीद लेती हैं। यानी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में अब एक नया वर्ग पैदा हो रहा है, पूरी कृषक वर्ग संरचना परिवर्तित हो रही है। वर्तमान में भारत की पूंजीपति किसान उभर कर सामने आ रहे हैं। ये वो किसान नहीं जो सही में किसान थे, ये वो किसान हैं जो बैठे हैं बड़े शहरों में, जो पैसा लगा रहे हैं। उनकी कंपनियां कहते हैं एग्रो फार्म, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं खेती बाड़ी में। दूसरे हैं मध्यम सीमांत किसान, जो केवल गुजारे भत्ते के लिए आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिनके पास आज भी 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जमीनें हैं, जो साल भर में 2-1.5-2 लाख का उत्पादन कर लेते हैं। महीने की जिनकी इनकम आज भी 10-15 हजार है। ये वो किसान हैं जो भारत में बहुत बड़ा वर्ग आज भी इसी का है। और इसी वर्ग को बचाने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया? साल का 6,000 रुपए देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर। क्योंकि ये काम तो खुलेआम नहीं हो सकता, इस पर तो विरोध होगा। और आपने देखा किसान आंदोलन हुआ बड़े पैमाने पर, क्योंकि कृषि का अगर पूंजीपति वर्ग आएंगे तो भाई सीधी सी बात है किसानों का लॉस तो होगा, क्योंकि किसान आपके नहीं सर्वाइव कर पाएंगे पूंजीपतियों के सामने। तो किसान बिल का तो विरोध हुआ। सरकार इस पूंजीपति किसान वर्ग का गठन करने के लिए सरकार ने किसान बिल लेके आई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और किसानों ने विरोध कर दिया। ये जो किसान वर्ग है जिसके पास छोटी बहुत जमीन है, जो खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या शुरू कर दिया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल में 2-2 हजार की 3 किस्तों में डाल दिए जाते हैं ताकि ये सर्वाइव करता रहे। और फिर आते हैं भूमिहीन कृषक, भूमिहीन श्रमिक। ये सबसे बड़े शोषित वर्ग हैं। इनके पास जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी के लिए, 2 बीघा जमीन भी नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं? ये 2 काम करेंगे। पहला, या तो शहरों की तरफ पलायन करेंगे, या तो ये श्री जयराम योजना, जो श्री राम अभी मनरेगा का नाम चेंज हो गया है, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और गड्ढे खोदेंगे, अकुशल मजदूरी करेंगे। तो भारत में कृषक वर्ग संरचना वर्तमान में इस संदर्भ में चल रही है। तो यही है हमारी कृषक वर्ग संरचना। तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, मध्यकाल में सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के समय रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के चलते प्रभावित हुई, और स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और हरित क्रांति से प्रभावित हुई, और वर्तमान में इस दशा पर हमारी कृषक वर्ग संरचना पहुंच चुकी है। यह है हमारी कृषक वर्ग संरचना की हकीकत। क्लियर यहां तक? तो आपको कृषक वर्ग संरचना का इतिहास कैसे डेवलप हुआ है यह क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं भारत में कृषक वर्ग संरचना को समानता किस रूप में देखा जाता है, जो बचपन से हम दिमाग में पढ़ते आ रहे हैं, हमारी फिल्मों में देखा जाता था। तो समानता देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर भारत में 3 कृषक वर्ग रहे हैं। कृषक वर्ग 3 भागों में बटे रहे हैं। पहला जमींदार होता था, दूसरा किसान और तीसरा खेतीहर मजदूर। दुनिया भर के सभी समाजों में यह चरण हमेशा आया, चाहे यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें या भारत की बात करें। हमेशा से समाज में 3 प्रकार के वर्ग रहे हैं ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग संरचना में। एक जमींदार होता है, एक किसान होता है और एक खेतीहर मजदूर होता है। इसको अगर समझना है, बहुत अच्छे से गहराई से समझना है, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का गोदान। उस गोदान को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले जमींदार। जमींदार कौन होता है? ग्रामीण ढांचे में जमींदार सबसे ऊपर का वर्ग होता है, अधिकांश भूमि का मालिक होता है। यह बटाईदार को क्या करता है? किराए पर भूमि चलाता है। ये खुद मेहनत नहीं करेगा, ये संपत्ति का इसका पास अधिकार है। ये अपनी संपत्ति से पैसा कमाता है, पैसे से पैसा कमाता है, मेहनत से पैसा नहीं कमाता है। ये अपनी भूमि को पट्टे पर देकर क्या करता है? टैक्स प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है, उत्पादन में से एक हिस्सा भी प्राप्त करता है। तो ये जमींदार सक्रिय रूप से क्या करता है? कृषि में शामिल नहीं होता है, बल्कि किराए से आने वाले पैसे से, किराए से पैसे से ये अपना जीवन यापन करता है। क्लियर है? ये एक वर्ग होता है जमींदार वर्ग कृषक वर्ग संरचना में। दूसरा होता है किसान।
ये किसान जो होता है वो दो श्रेणियों में बटा होता है। एक तो वो है जो मालिक है, जिनके पास 10 बीघा 5 बीघा जमीन है, जमींदार की तरह बहुत ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन इतनी जमीन है कि भरण पोषण कर सके। और दूसरा है किराए पर किसान, यानी एक वो है जिसके पास भूमि ही नहीं है और एक वो है जिसके पास थोड़ी बहुत भूमि है। जो मालिक किसान है वो अपने कुछ भूमि का जमीन का मालिक है, वो खेती बाड़ी करता है और कभी कभी जमींदार से बटाई पर जमीन लेकर भी खेती बाड़ी करने में सक्षम होता है। और दूसरा वो होता है जो इतना सक्षम ही नहीं है, जो अपने खेत बटाई पर भी खेती बाड़ी कर सके, वो हमेशा दूसरों के खेतों पे ही काम करता है, या तो वो जमींदार के खेतों पे काम करेगा या मालिक किसान की जमीन पे काम करता है। ठीक है, क्लियर यहां तक, याद रखिएगा। तो ये दो व्यवस्थाएं रही हैं। तीसरा होता है कृषक मजदूर। ये और बदतर स्थिति है। ये तीसरा वर्ग सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये सबसे निचले तबके का रिप्रेजेंट करता है। ये कृषक वर्ग संरचना में सबसे नीचे है। ठीक है, ये हमेशा जमींदार और किसानों के खेतों में काम करता है। ज्यादातर खेतिहर मजदूर क्या होते हैं? हमेशा जनजाति समाज से, अनुसूचित जाति एसटी समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। ठीक है, यही कारण है कि योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था कि भारत की कृषक वर्ग संरचना आर्थिक आधार पर नहीं बटी हुई है, याद रखिएगा, पश्चिमी देशों की तरह, बल्कि जातिगत गुण जो है विद्यमान है। यानी आज भी अगर हम कृषक मजदूरों की बात करेंगे, इसमें बहुत बड़ा वर्ग किसका आता है? दलित वर्ग का आता है। जब हम मालिक की बात करते हैं, जमींदार की बात करते हैं, उसमें अधिकतम वर्ग कौन सा आता है? सवर्ण जातियां आती हैं। इसलिए आपके योगेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में जो कृषक वर्ग संरचना है वो जाति गुणों से प्रभावित है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये हमारे भारत में सामान्यतः ये पारंपरिक तौर पर 3 प्रकार के वर्ग रहे हैं। लेकिन अब आता है कृषि मंत्रालय। भाई, भूमि स्वामित्व के आधार पर कृषि मंत्रालय ने जो भारत में कृषक वर्ग संरचना है इसको 5 कैटेगरी में बांटा है। किसने? कृषि मंत्रालय ने। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में कृषक वर्गों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। पेपर बिगड़ जाएगा आपका। एक समान सा क्वेश्चन है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये 5 कैटेगरी कौन सी हैं वो भी समझ लीजिए। और ये 5 कैटेगरी किसके बेसिस पे बनाई गई हैं? भूमि स्वामित्व के आधार पर बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है सीमांत कृषक या सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ा वर्ग है संख्या के मामले में, लेकिन इसके पास जमीन कम है लेकिन संख्या में ये बड़ा है। दूसरे हैं छोटे किसान, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है। ये परिवार के श्रम पर निर्भर करते हैं, ये मजदूर हायर नहीं कर सकते, किराए के मजदूर नहीं ला सकते। तीसरे हैं अर्ध मध्यम किसान, यानी 2 से 4 हेक्टेयर वाले किसान हैं, जो व्यावसायिक उत्पादन कर पाते हैं, जो बाजार में मंडी में सामान को बेच पाते हैं, इतना उत्पादन कर लेते हैं कि अपना भरण पोषण भी कर लें और मंडी में जाकर फसल का कुछ हिस्सा बाजार को बेच भी दे। फिर आते हैं मध्यम किसान, 4 से 10 एकड़ वाले, जो अच्छी आर्थिक स्थिति में होते हैं, जो मशीनें खरीद पाते हैं, रीपर खरीद पाते हैं, हार्वेस्टर खरीदने में सक्षम होते हैं या छोटी मोटी ट्रैक्टर वेक्टर खरीदने में सक्षम होते हैं। फिर आते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े, ये बड़े किसान हैं। ये आधुनिक तकनीकी मजदूरों का उपयोग करते हैं, खुद खेती नहीं करते हैं, इनके खेतों में हमेशा दूसरे लोग काम करते हैं। इनके पास हार्वेस्टर भी होते हैं, रीपर भी होते हैं, ट्रैक्टर भी होते हैं, अच्छे खासे संसाधन होता है। तो भारत के कृषि मंत्रालय ने भूमि स्वामित्व के आधार पर कृषक वर्ग संरचना की 5 कैटेगरी बांटी हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या में कौन सी कैटेगरी है? वो है सीमांत कृषक, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 से 2 है तो छोटे किसान, 2 से 4 है तो अर्ध मध्यम, 4 से 10 है तो मध्यम और 10 से अधिक है तो बड़े किसान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कृषि मंत्रालय के अनुसार। अब आते हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार। समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में कितने प्रकार की कृषि वर्ग संरचना को समझने की कोशिश की है, और सबसे पहला नाम आता है किसका? वो है डैनियल थॉनर का। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इनका नाम तो रट्टा मान लीजिए, जब भी कृषक वर्ग संरचना की बात आएगी डैनियल थॉनर का नाम आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन, डैनियल थॉनर ने कहां पर अध्ययन किया था? तो तमिलनाडु के किम्बोईपट्टी गांव का, याद रखिए किसका? किम्बापट्टी गांव का अध्ययन किया। और किम्बापट्टी गांव में अध्ययन करते हुए भारत में कृषि वर्ग संरचना को 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग है मालिक, दूसरा है किसान और तीसरे है मजदूर। सामान्यतः हम लोग मालिक को जमींदार के रूप में देखते आए हैं लंबे समय तक, ठाकुर साहब चौधरी साहब वाला सिस्टम था। तो मालिक, मजदूर, किसान और मजदूर, ये 3 कैटेगरी बांटी है किसने? डैनियल थॉनर ने। कौन से गांव का अध्ययन करके? तमिलनाडु के किम्बापट्टी गांव का अध्ययन करके। तो ये किम्बापट्टी गांव का अध्ययन किसने किया? ये क्वेश्चन भी अलग से डेटाबेस क्वेश्चन बन सकता है आपका, डैनियल थॉनर ने। ठीक है, अब इसमें मालिक कौन होते हैं? तो सीधी सी बात है, अभी हमने बात करी थी
यानी मालिक वो हैं जो भूमि स्वामी हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, वे अपनी भूमि को किराए पर देते हैं, मजदूर से काम करवाते हैं, और इनकी आय का स्रोत क्या होता है? संपत्ति का अधिकार। क्योंकि इनके पास भूमि के मालिक हैं, तो ये काम क्यों करेंगे? ये अपनी भूमि को किराए पर चलाएंगे या दूसरों से खेती कराकर मुनाफा कमाएंगे। ठीक है। दूसरे हैं कौन? किसान। ये मध्यम स्तर के किसान हैं जो स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं। इनके पास इतनी जमीनें हैं कि ये भरण पोषण कर सकें। और कभी कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बटाई पर खेती भी करते हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, अपनी इनकम को बढ़ाया जा सके। तीसरे हैं मजदूर। इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, ये आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं। तो डेनियल थर्नर ने किम्बापट्टी गांव का अध्ययन करते हुए भारत की कृषक वर्ग संरचना को इन 3 कैटेगरी में बांटा: मालिक, किसान और मजदूर। फिर आते हैं डीएन थनागरे। डीएन थनागरे ने एक मॉडल प्रस्तुत किया और एक कृषि व्यवस्था और अधिक विस्तार से समझाते हुए अपने मॉडल में 5 कैटेगरी में बांटा है भारतीय कृषक वर्ग संरचना को। तो डेनियल थन्नर ने कितने भागों में बांटा? 3 कैटेगरी में, 3 वर्गों में बांटा कृषक वर्ग संरचना को। और डीएन थनागरे ने 5 कैटेगरी में बांटा है भारत की कृषक वर्ग संरचना को। पहली है बड़े जमींदार जिनके पास विशाल भूमि है। दूसरी है धनी किसान जिनके पास पर्याप्त भूमि है और रिसोर्सेस भी हैं। तीसरे हैं मध्यम किसान जो अपनी भूमि पर खुद काम करते हैं, ठीक है, यानी जो मजदूर हायर नहीं कर सकते। चौथे हैं सीमांत कृषक जो दूसरों की भूमि पर काम करने के लिए मजबूर हैं। और 5वें हैं भूमिहीन कृषक श्रमिक जो पूरी तरह से मजदूरी पर डिपेंड है। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में बांटा किसने? धनागरे साहब का। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है धनागरे और डेनियल थॉनर, इन दोनों के नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी कृषक वर्ग संरचना पढ़ेंगे ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार पूछा गया है। अगला आते हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कोई वाटा नहीं है बल्कि अपने विचार प्रकट किए हैं कृषक वर्ग संरचना पर। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार कृषि समाज में जो वर्ग व्यवस्था होती है, याद रखिएगा, वो भूमि स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और श्रम संबंधों पर आधारित होती है, जिसका कि सबसे पहले हमने चर्चा करी थी जब क्लास की शुरुआत करी थी तभी। ठीक है, योगेंद्र सिंह कहते हैं कि भारत में जो कृषक वर्ग संरचना है वो गतिशील है और समय के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। अभी हमने देखा भी था कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से प्रभावित हुई, फिर जमींदारी उन्मूलन कानून से प्रभावित हुई, फिर हरित क्रांति से प्रभावित हुई। ठीक है, तो हमेशा भारत में कृषक वर्ग संरचना क्या होती है? बदलती रहती है। और 2020 में जो किसान कानून लेके आई थी सरकार, वो भी भारत की कृषक वर्ग संरचना को बदलने में सक्षम थी, क्योंकि वो पूरी की पूरी कृषक वर्ग संरचना का क्या कर देती? पूंजीकरण कर देती, पूंजीवादी व्यवस्था में तब्दील कर देती। ठीक है, उस कानून के द्वारा भारत की पूरी कृषक वर्ग संरचना हमेशा के लिए बदल जाती अगर वो कानून लागू हो जाता तो। यही कारण है कि योगेंद्र सिंह यही कहते हैं कि भारत की कृषक वर्ग संरचना कैसी है? गतिशील है, समय के साथ बदलती जाती है। तीसरा, भारत की जो कृषक वर्ग संरचना है वो क्या है? जाति से वर्ग में संक्रमण काल हो रहा है। यानी भारत की जो पहली हमारी कृषक वर्ग संरचना थी वो जाति पर आधारित थी। अब धीरे धीरे भले ही उसमें वर्ग उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन जाति का गुण क्या है? आज भी विद्यमान है भारत में। ठीक है, ये स्पष्ट किया है, ये विचार प्रकट किया है किसने? आपके योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह का याद रखिएगा, जाति अभी भी प्रभावशाली है और वर्ग अधिक, याद रखिएगा, निर्णायक बनता जा रहा है। इसका मतलब अभी भी भारत में कृषक वर्ग संरचना में जाति का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग जाति का आपके भारत में, ठीक है, जमींदार वर्ग में शामिल हो गया या भूमि का बड़ा मालिक हो गया, आज भी नहीं हो पाया है। आपने शायद ही किसी गांव में ऐसा देखा होगा जहां कोई दलित वर्ग, ठीक है, भूमि का बहुत बड़ा जमींदार बनकर उभर कर सामने आया। अभी भी भारत में जातियां हावी हैं। ठीक है, आज भी आप देखते हैं कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि भारत में जो जातियां हैं, इस जाति के बेसिस पर भारत में 4 प्रकार के कृषक वर्ग पाए जाते हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने किस आधार पर बांटा है? भूमि स्वामित्व की बात नहीं करी एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने जातियों के आधार पर कृषक वर्ग को 4 जातियों में या 4 वर्गों में बांटा। पहला है ब्राह्मण, दूसरे हैं अमीर जमींदार, तीसरे हैं सेवा जातियां और चौथा है अनुसूचित जातियां। यानी अभी तक तो हम देख रहे थे कि बहुत से लोगों ने भूमि स्वामित्व के आधार पर वर्गों में बांटा, बहुत से लोगों ने, ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटा। अब यहां बात आ रही है जाति के आधार पर, यानी यहां बात यह है ही नहीं भूमि स्वामित्व किसके हाथ में है। यहां तो एम एस श्रीनिवास ने कहा कि जाति के आधार पर क्या होता है, भारत में कृषक वर्ग संरचना बटी है। ब्राह्मण सबसे ऊपर रहे हैं वर्ण व्यवस्था में, तो एक तो है ब्राह्मण, दूसरे हैं अमीर जमींदार, तीसरे हैं सेवा जातियां और चौथी हैं अनुसूचित जातियां। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है
कि भारत में कृषक वर्ग संरचना में जाति के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। और कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? टॉपिक काफी विस्तृत टॉपिक है अपने आप में, ये बहुत बिखरा हुआ टॉपिक है, एक जगह पर समेटना इसको आसान नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे हम समझ रहे हैं टॉपिक को। एक साथ पूरा डेटाबेस नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, और पीपीटी पढ़ के नहीं सुनाई जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि कौन किस विचारक के क्या क्या विचार हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यहां पे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अमीर जमींदार। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो अमीर जमींदार का मतलब क्या है? वो जमींदार जो क्षत्रिय हैं, जो ज्यादातर जमीन के मालिक भी हैं, और जो अभिजात वर्ग, एलिट क्लास से आते हैं, अभिजात वर्ग से आते हैं। यानी अमीर जमींदार में निम्न जातियां नहीं है। अमीर जमींदार की 3 विशेषता है। पहली वो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, यानी राजपूत हैं, ठाकुर हैं। दूसरे, वो अभिजात वर्ग का हिस्सा है, और वो सवर्ण जातियों से आते हैं, ऊंची जातियों से आते हैं। ठीक है, ये अमीर जमींदार की विशेषता बताई है किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। वहीं वैश्य जो है वो सेवा जातियां हैं, वो हमेशा खेती बाड़ी पर सहारा देती हैं, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है। अनुसूचित जातियां खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन सेवा जातियां जिसमें वैश्य वर्ण आता है, वैश्य जातियां आती हैं, वो सपोर्ट करती हैं खेती बाड़ी को, खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार से भारत में कृषक वर्ग संरचना को एम.एन. श्रीनिवास ने जाति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब आते हैं इरावती कर्वे का विचार क्या है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। अब इरावती कर्वे क्या कहती हैं? तो इरावती कर्वे ने 1950 के दशक में महाराष्ट्र का अध्ययन किया, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जानी मानी भारत में पहली महिला समाजशास्त्री का दर्जा प्राप्त है इरावती कर्वे को। जब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो भाई महाराष्ट्र में अध्ययन किया, और मध्य भारत में कृषक वर्ग संरचना को 3 कैटेगरी में बांटा। ठीक है, लेकिन इनका आधार भी क्या रहा? इन्होंने भी जाति को आधार मानकर वर्गीकरण किया है। पहला है पाटिल। पाटिल कौन है? जो अमीर जमींदार हैं, जिनके पास बहुत सारी भूमि है और बहुत सारा पैसा भी है। दूसरे हैं छोटे जमींदार, जिनके पास पाटिल की तुलना में कम जमीन है लेकिन वो संपन्न है। और तीसरे हैं भूमिहीन मजदूर, जिनके पास समानता समाज की जो अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, वो इसमें आती हैं। यानी जाति के आधार पर केवल एम.एन. श्रीनिवास ने 4 भागों में बांटा और इरावती कर्वे ने 3 भागों में बांटा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आते हैं आंद्रे बिताई। आंद्रे बिताई ने क्या किया? आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। पहला क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करते हुए 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं कृषक वर्ग संरचना में। पहला कौन है? वो है जमींदार वर्ग, जो समानता कौन है? ब्राह्मण जाति से संबंधित है। दूसरे है किसान वर्ग। किसान वर्ग कौन? जो गैर ब्राह्मण है, यानी जमींदार कहां से आए हैं? ब्राह्मण से। किसान वर्ग कैसे आता है? गैर ब्राह्मण से। और कृषि वर्ग, श्रमिक, वो समानता आदि द्रविड़ जाति से है। यानी जाति को भी आधार मानते हुए आंद्रे बिताई ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। चाहे वो आंद्रे बिताई की बात करें, इरावती कर्वे की बात करें, एम.एन. श्रीनिवास की बात करें, ये भूमि स्वामित्व की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जाति के बेसिस पर कृषक वर्ग संरचना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आंद्रे बिताई ने कौन से गांव का अध्ययन किया? ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। और आंद्रे बिताई के अनुसार भारत में जाति के आधार पर 3 प्रकार के कृषक वर्ग पाए जाते हैं। यानी कृषक वर्ग संरचना 3 भागों में बटी है। एक है ब्राह्मण, ठीक है, यानी जमींदार, यानी जो ब्राह्मण से आते हैं, किसान जो गैर ब्राह्मण है, और तीसरे हैं मजदूर, जो समाज के आदि द्रविड़ जाति से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, देखिए महत्वपूर्ण है, आंद्रे बिताई ने जमींदारी प्रथा कम हो रही है और निजी संपत्ति और कॉर्पोरेट निकाय जैसे नए भूमि स्वामित्व उभरकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि आंद्रे बिताई, याद रखिएगा, छोटे मोटे समाजशास्त्री नहीं है, 21वीं सदी में भी वो जीवित हैं, वर्तमान में भी, तो उनका अध्ययन आज भी चलता रहता है। तो उन्होंने ये देखा कि भारत में जो अभी तक वर्ण व्यवस्था जातिगत आधार पर हमारी कृषक वर्ग संरचना थी, अब वो बड़े पैमाने में परिवर्तित हो रही है। अब उसमें नए नए कॉर्पोरेट निकाय उभरकर सामने आ रहे हैं, आईटीसी है, पेप्सिको है, बड़ी बड़ी कंपनियां उभरकर सामने आ रही हैं। ठीक है, अब नए भूमि के स्वामित्व उभरकर सामने आ रहे हैं। जो परंपरागत जमींदार थे, जो ब्राह्मणों के हाथ में, क्षत्रियों के हाथ में जमीनें थी, वो उनके हाथ से सरक रही हैं और कॉर्पोरेट्स के हाथ में, कंपनियों के हाथ में जा रही हैं। ये समझाने का प्रयास किया किसने? आपके आंद्रे बिताई ने। अब आते हैं ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई की बड़ी फेमस किताब है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। हमने जब ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया था और ग्रामीण समाजशास्त्र का पहला लेक्चर था, तो हमने किताबों के बारे में देखा था। तो रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया
ये कौन है? ए आर देसाई। और ए आर देसाई को भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। हाँ, योगेंद्र सिंह के बारे में फिर से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? अगर कोई भी समस्या है ऑडियो वीडियो में, क्योंकि यही लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, याद रखिएगा, बाद में हम इसी को बार बार देखेंगे, इसलिए अभी अगर समस्या आ गई फिर लेक्चर में थोड़ा रुकावट पैदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ए आर देसाई कौन है, जिनको हम भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक कहते हैं? इन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखी, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। और एक और बड़ी फेमस किताब है जो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2018 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये पुस्तक किसने लिखी है? दोनों किताबें किसकी हैं? ए आर देसाई की किताब है। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय ग्रामीण ढांचा है, इसका विश्लेषण करते हुए भारत की कृषक वर्ग संरचना को 4 वर्गों में बांटा। तो भाई एम एन श्रीनिवास ने 4 वर्ग बताए, इरावती करवन ने 3 भागों में बांटा, आंध्र बिताई ने 3 भागों में बांटा, और आपके ए आर देसाई ने 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 वर्ग कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। पहला है भूमि स्वामी, दूसरा है काश्तकार, तीसरा है मजदूर, और चौथा है गैर कृषक। ए आर देसाई का जो वर्गीकरण है वो ज्यादा व्यवहारिक है, और वर्तमान में आपको गांव में यही वर्ग देखने को मिलता भी है। भूमि स्वामी कौन है? जो बड़ी भूमि के मालिक है, जो बड़े किसान हैं। काश्तकार जो किसान हैं, जो अपना भरण पोषण करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं और बटाई पे जमीन लेके खेती बाड़ी करने में सक्षम होते हैं। तीसरे हैं मजदूर, जिनके पास खुद की कोई भूमि नहीं है, वो भूमि स्वामी के लिए और काश्तकार के लिए काम करते हैं। और चौथे हैं गैर कृषक, जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं है, वो दूसरे कारोबार करते हैं, रहते गांव में ही हैं, कृषि वर्ग संरचना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कृषि गतिविधियों में शामिल नहीं होते, वो दूसरे काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार से वर्गीकरण किया है किसने? ए आर देसाई ने। और ए आर देसाई ने इसे परसेंटेज में बताया कि जो भूमि स्वामी, अपने अध्ययन में बताया कि भूमि स्वामी लगभग कितने हैं? 22% है। कितने परसेंट है? 22% है। लेकिन ये ए आर देसाई का अध्ययन है, ठीक है, लगभग 40 साल पुराना, 60 साल पुराना। दूसरा, काश्तकार कितने हैं? काश्तकार है 27%। ठीक है, कृषक मजदूर कितने हैं? 31%, 31%। और गैर कृषक कितने हैं? 20%। यानी इसे परसेंटेज में भी समझाने का प्रयास किया है और यह बताया कि भारत में कृषक वर्ग संरचना में सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है? मजदूर, यानी जो भूमि का मालिक नहीं है, जो दूसरों के खेतों पे काम करता है, जो बटाईदार भी नहीं है, जो किराए की भूमि लेकर खेती करने में भी सक्षम नहीं है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 31% है। तो ऐसे में एक और क्वेश्चन बनता है कि ए आर देसाई के अनुसार कृषक वर्ग संरचना में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? वो है मजदूर की। ठीक है, फिर आते हैं कैटलिन गॉफ। कैटलिन गॉफ से क्वेश्चन बनता है, इन्होंने तमिलनाडु में अध्ययन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु में तंजौर के इलाके में अध्ययन किया और यहां ना पूंजी के आधार पर, पैसे के आधार पर कृषक वर्ग संरचना को बांटा। तो अभी तक हम देख रहे थे कि भूमि स्वामित्व के आधार पर बांटा था भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 5 भागों में। एम एस श्रीनिवास आते हैं, वो जातियों के आधार पर बांटते हैं, और यहां पर बात की है कैटलिन गॉफ ने, पूंजी के आधार पर वर्गीकरण किया है कृषक वर्ग संरचना का। और पूंजी के आधार पर 5 प्रकार के, ठीक है, कृषक वर्ग बताए हैं। पहला है बड़े पूंजीपति वर्ग, दूसरे है निम्न वर्जुआ वर्ग, तीसरा है शुद्ध सर्वाहारा वर्ग, चौथा है मध्यम पूंजीपति वर्ग, और 5वां है अर्ध सर्वाहारा वर्ग। ये 5 वर्ग नाम याद कर लीजिएगा। ये किसने कहा है? कैटलिन गॉफ ने इसका वर्गीकरण किया है पूंजी के आधार पर, ना कि भूमि स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, फिर आते हैं गेल ऑम्बिट। गेल ऑम्बिट ने कैसे वर्गीकरण किया है, इसको भी समझ लीजिए। गेल ऑम्बिट ने कहां का इलाका अध्ययन किया? तंजावुर का अध्ययन किया है। तमिलनाडु के तंजावुर का अध्ययन करके भारत में ग्रामीण जो कृषक वर्ग संरचना है, इसे 3 भागों में बांटा, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान। अब देखिए यहां पे एक शब्द आता है दरिद्र। कभी भी किसी ने भी, समाजशास्त्री ने, दरिद्र किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। निम्न किसान तो कहा है, भूमिहीन कहा है, मजदूर कहा है, दरिद्र नहीं कहा है। दरिद्र किसने कहा है? गेल ऑम्बिट ने कहा है। कौन से गांव का अध्ययन, जिले का अध्ययन करके? तमिलनाडु के तंजावुर का अध्ययन करके। तो पेपर यहीं से बिगड़ता है, याद रखिए। फिर आते हैं डेविड हार्डीमैन।
रट्टा मान लीजिएगा, इनका ज्यादातर अध्ययन जो हुआ है वो गुजरात के इलाके में हुआ है। तो गुजरात के गांव का अध्ययन किया, खासकर गुजरात के खेड़ा गांव का अध्ययन किया। आपने पढ़ा होगा 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो याद रखिएगा, गुजरात के खेड़ा गांव का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने भारत में कृषक वर्ग को 3 भागों में बांटा, धनी, मध्यम और दरिद्र, यानी ठीक वैसे ही जैसा कि कैटलिन गॉफ ने किया था। ठीक है, फिर आते हैं रूडोल्फ एंड नुडोल्फ। रूडोल्फ एंड नुडोल्फ में भी कहां का अध्ययन किया? गुजरात के गांव का अध्ययन किया और अध्ययन करके 4 भागों में बांटा भारत में कृषक वर्ग को, बड़े स्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु किसान और कृषक श्रमिक। लेकिन एक देखिएगा, इन सभी वर्गीकरण में रूडोल्फ और नुडोल्फ ने एक महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, पशुपालक पूंजीपति। यानी ऐसे ग्रामीण सामाजिक संरचना में या कृषक वर्ग संरचना में एक ऐसा वर्ग जो कृषि गतिविधि से जुड़ा नहीं है, लेकिन जो पशुपालन से जुड़ा हुआ है, जो पैसा कैसे कमाता है? पशुपालन से। यानी जिसमें खेती बाड़ी हिस्सा कम है, पशुपालन का हिस्सा ज्यादा है। ये कृषक वर्ग संरचना में इसका पशुपालक का भी एक महत्व है। ये केवल किसमें देखने को मिलता है? रूडोल्फ और नुडोल्फ ने इसे वर्गीकरण किया है, इसलिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आते हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने बंगाल के गांव का अध्ययन किया था और अध्ययन करके भारत की कृषक वर्ग संरचना को 3 भागों में बांटा। पहले है भूमि स्वामी और निरीक्षक किसान, दूसरे हैं आत्मनिर्भर कृषक और तीसरे हैं कृषक श्रमिक। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है क्योंकि सभी लोग रिपीट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने रिपीट नहीं करी हैं, कुछ नया बताया है। ये थे भारत में कृषक वर्ग संरचना के बेसिक, भारत में कृषक वर्ग संरचना का वर्गीकरण किन किन समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से किया है। अब आते हैं, बात करते हैं कि भारत में कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला कारण था भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया? स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानून लागू किया गया। जमींदारी प्रथा उन्मूलन 1950 के माध्यम से जमींदारों का यानी बिचौलियों का अंत कर दिया गया। जैसे ही बिचौली खत्म हुए, सीधी सी बात है, पूरी की पूरी कृषक वर्ग संरचना चली आ रही थी, उसमें जमींदार वर्ग जो उच्च वर्ग में शामिल था उसका पत्ता साफ हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.24 करोड़ जो काश्तकार थे, ठीक है, उन्हें 1.56 एकड़ भूमि क्या कर दी गई? मालिकाना हक बना दिया गया। यानी अभी तक जो भूमिहीन कृषक वर्ग था वो रातों रात क्या हो गया? ठीक है, कृषक वर्ग में आ गया, यानी भूमिहीन कृषक नहीं रहा और जो मालिक थे वो मालिक वालों को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। इसे कहते हैं 1950 का जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम। क्लियर है? तो इसने पूरे का पूरा कृषक वर्ग संरचना में बहुत बड़ा बदलाव पैदा कर दिया। ठीक है, दूसरा काम किसने किया? हरित क्रांति ने। 1960 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई। इसने यह कर दिया कि जो बड़े किसान थे वो हाई क्वालिटी के यील्ड यानी उच्च गुणवत्ता की बीज खरीद सकते थे। मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया, कीटनाशकों को बढ़ावा दिया, केमिकल फर्टिलाइजर को, रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया। इसका फायदा किसको मिला? बड़े किसानों को मिला। छोटे किसान इतने सक्षम नहीं थे कि इन संसाधनों को खरीद पाते। तो हरित क्रांति के चलते क्या हुआ? कृषि को लाभकारी व्यवसाय बना दिया गया। अभी तक वो कृषि जो केवल उपभोग का साधन थी, केवल रोजी रोटी का साधन थी, उसे व्यवसायीकरण कर दिया हरित क्रांति ने। इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा केवल बड़े किसानों को मिला और जिस कारण से क्या हुआ? कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन आया और पूंजीपति किसानों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया। यानी जो पहले से ताकतवर किसान थे, बड़े किसान थे, वो और बड़े हुए और सक्षम हो पाए। इससे भी हमारे यहां कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन देखने को मिला। फिर क्या हुआ? फिर आया गैर कृषि रोजगार। ये तीसरा परिवर्तन था। गैर कृषि क्या हुआ? धीरे धीरे हम देखते हैं कि भाई भारत में जो छोटे किसान थे, ठीक है, या भूमिहीन थे, वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे और शहरों की तरफ पलायन करने से ये हुआ कि पारंपरिक कृषि वर्ग जो था वो ढांचा चरमराने लगा। छोटे किसान, सीमांत किसान अब उस काम में लग गए जो काम कृषि से जुड़ा हुआ नहीं था। इसे समाजशास्त्री हैं जॉन ब्रैमन। क्या नाम है? जॉन ब्रामेन। जॉन ब्रामेन ने इसे फुटलूज लेबर कहा है। फुटलूज लेबर क्या होते हैं? वो कार्य, यानी किसान क्या करने लगे, जब खेती में बुआई का काम होता है या कटाई का काम होता है तो गांव चले जाते हैं, बाकी काम शहरों में रहते हैं। ठीक है, यानी कृषि उनके लिए अब 24 घंटे का या साल भर का रोजगार का साधन नहीं बचा। जब तक काम मिलेगा ठीक है, नहीं तो दूसरा काम भी करते रहेंगे साथ में। ये नया वर्ग उभर कर सामने आया जिसे जॉन ब्रैमन ने फुटलूज लेबर कहा। तो ये कृषक वर्ग संरचना को परिवर्तित कर दिया है इसने भी। चौथा क्या हुआ? चौथा हुआ अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आने से क्या हुआ? तो समाजशास्त्री है सतीश देशपांडे, उन्होंने अपने अध्ययन में स्थापित किया कि अनुबंध खेती के आने से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आने से कृषि क्या हो गई है? बड़े बड़े निगम, कॉरपोरेशन के हाथ में आ गई।
बड़ी बड़ी कंपनी आईटीसी, आशीर्वाद, देखते ना ऐड आता है कि मध्य प्रदेश के सीहोर के गेहूं से चुने हुए गेहूं से सॉरी चुने हुए सीहोर से चुने हुए गेहूं से बना आटा। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सिको है, कोको कोला है, बड़ी कई सारी अदानी फर्म है, ठीक है, कई सारी कंपनियां आज उभर कर सामने आई हैं, काई में इस सेक्टर में आ चुकी हैं, एग्रीकल्चर में। तो ये अनुबंध खेती के चलते ऐसा हुआ कि जो जमींदारी वर्ग भी खत्म हो गया, बड़े किसान भी खत्म हो रहे हैं, और इस पूरी एग्रीकल्चर किसके हाथ में जा रही है? पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। इसी कृषि बड़े बड़े निगमों के हाथ में जा रही है। तो आज अनुबंध खेती के चलते जो सत्ता थी वो चेंज हो गई, कृषक वर्ग संरचना चेंज हो गई, और कृषक वर्ग प्रणाली में अंतर आने देखने को मिल रहा है। ये अध्ययन किसने किया? समाजशास्त्री सतीश देशपांडे ने किया। फिर आया कृषि का स्तरीकरण। ये कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने यूट्यूब पर एक टॉपिक पढ़ाया था बीना अग्रवाल के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कृषि का स्तरीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो कृषि का स्तरीकरण की अवधारणा दी है बीना अग्रवाल ने। तो बीना अग्रवाल ने अपने अध्ययन में यह स्थापित किया या बताने का प्रयास किया कि भारत में जैसे जैसे पुरुष कहां जा रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वैसे वैसे महिलाएं तेजी से काय में शिफ्ट हो रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शिफ्ट हो रही हैं। यानी जो काम पहले पुरुष करते थे गांव खेतों में, ठीक है भाई, बुआई का, कटाई का, अब वो काम महिलाएं करने लगी हैं। इसका मतलब कृषि का स्तरीकरण हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये विचार प्रकट किया बीना अग्रवाल ने। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कृषि के स्तरीकरण की अवधारणा किसने दी है? बीना अग्रवाल ने दी है। और ये नया दौर उभर कर सामने आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं, ठीक है, भारत में कृषि वर्ग संरचना में महिलाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहां से कुछ महत्वपूर्ण किताबों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहली किताब है द रिमेम्बर्ड विलेज। किसकी रचना है? एम एन श्रीनिवास की, जिसमें इन्होंने जाति के आधार पर भारत की कृषि वर्ग संरचना को समझाने का प्रयास किया। दूसरी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। किसकी किताब है? योगेंद्र सिंह की किताब है। तीसरी है प्रेजेंट वॉर ऑफ द 20th सेंचुरी। किसकी किताब है? एरिक वुल्फ की किताब है। और यह किताब अभी हाल ही में एक दो परीक्षाओं में एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तीसरी है लैंड एंड कास्ट इन साउथ इंडिया। आंद्रे ब्रिताई की किताब का नाम है। मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, डैनियल थॉनर की किताब है। डैनियल थॉनर का नाम याद रखिएगा, धनागरे और डैनियल थॉनर, इन दोनों को नाम अच्छे से पढ़ के रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड। पांचवा है द एग्रेरियन क्वेश्चन इन इंडिया, ठीक है, उत्साह पटनायक। ये किताब पूछी गई थी यूजीसी नेट के पेपर में, इसलिए एग्जाम में फिर से आ सकती है, कहीं भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में पूछी जा सकती है। द एग्रेरियन क्वेश्चन इन इंडिया, उत्साह पटनायक की किताब का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये किताबें अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसने हमने जानने समझने का काम किया, कृषक वर्ग संरचना को गहराई से समझा, इससे जुड़े अध्ययनों को समझा, इससे जुड़े वर्ग संरचना को समझा, ये वर्ग संरचना में बदलाव क्यों आया है और भारत में कृषक वर्ग संरचना कैसी रही है, ये पूरा गहराई से समझने की हमने कोशिश की है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके सामने आते हैं, अब प्रश्न की बात करते हैं। सामने आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और आंसर देना शुरू कीजिए। 10 प्रश्न हैं, इसके जवाब देना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न है, 1960 के दशक के बाद हरित क्रांति का भारतीय कृषि वर्ग संरचना पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ठीक है, जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है, अच्छा आंसर देना है। और इतना अगर पढ़ लिया है और 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन अगर बन गए आपसे, तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके कमांड में आ चुका है। तो भाई 1960 के दशक के बाद हरित क्रांति शुरू हुई, तो इसका असर हमारी कृषक वर्ग संरचना पर क्या पड़ा? क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लगता है लेकिन है बड़ा आसान। इसने कृषि में जाति व्यवस्था के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या हरित क्रांति का संबंध जाति व्यवस्था से था? नहीं था। इसने जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रथा तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में समाप्त हुई थी, ना कि हरित क्रांति से। इसने सभी किसानों के बीच में आर्थिक समानता ला दी। भारत में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है आज तक जो आर्थिक समानता ला दे। इसने एक नए धनी किसान वर्ग और पूंजीवती किसान वर्ग को जन्म दिया। यह सही बात है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा? बड़े किसानों को ज्यादा फायदा मिला। तो कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक वर्ग संरचना में आर्थिक खाई पैदा हो गई। छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिला नहीं, अमीर किसान और अमीर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्री डैनियल थॉनर ने के वर्गीकरण के अनुसार मालिक वर्ग की विशेषता क्या थी? डैनियल थॉनर ने क्या किया? डैनियल थॉनर ने तमिलनाडु के किम्बापट्टे गांव का अध्ययन किया था और कृषक वर्ग संरचना को 3 वर्गों में बांटा, मालिक, किसान और मजदूर, ऐसे ही बांटा था। तो मालिक का मतलब क्या था, यह क्वेश्चन पूछा गया है।
वे जो दूसरों को गांव में जाकर अस्थायी रूप से खेती करते थे, वे पूरी तरह से दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने पर निर्भर हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी छोटी भूमि पर खेती करते हैं, वे स्वयं खेती नहीं करते, अपनी आय के लिए संपत्ति के अधिकार पर निर्भर हैं। भाई नाम से स्पष्ट है, मालिक है, मालिक होकर काम कौन करेगा? यही कारण है वो वर्ग जो स्वयं खेती नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली ने भारतीय कृषि वर्ग संरचना पर क्या प्रभाव डाला? तो ब्रिटिश सरकार के समय, ठीक है याद रखिएगा, 1793 में वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी कौन सी प्रणाली? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश शासनकाल के समय। तो उसका असर हमारी कृषक वर्ग संरचना पर क्या पड़ा, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला, किसानों को सीधे सरकार को कर देने का अधिकार मिला। एक शक्तिशाली शोषक जमींदार वर्ग का उदय हुआ। ग्रामीण समुदाय के भीतर अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई पड़ी और किसानों को साहूकार के कर्ज के जाल से मुक्ति मिली। भाई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था? उसमें यह प्रावधान था कि भूमि का मालिक किसको माना गया? जमींदार को माना गया। जमींदार टैक्स की वसूली करेगा और ब्रिटिश सरकार को एक हिस्सा देगा। इससे यह हुआ कि जमींदारी वर्ग उभरकर सामने आया। यानी सही आंसर क्या आएगा? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के चलते कृषक वर्ग संरचना में एक शोषित जमींदारी वर्ग उभरकर सामने आया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजा को फसल के हिस्से के रूप में दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? लगान, भाग, जजिया या रैयत? जजिया तो मुगल काल में था, याद रखिएगा, ठीक है, जो आपके गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स होता था। लगान, भाग या रैयत? रैयत माने होता है किसान। लेकिन जो प्राचीन काल की बात आ रही है, तो प्राचीन काल को में राजा को दिए जाने वाला, फसल के उत्पादन में राजा को दिए जाने वाला जो एक हिस्सा होता था, इसे कहते थे भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंद्रे ब्रिताई ने श्रीपुरम गांव के अपने अध्ययन में किस जाति समूह को जमींदार वर्ग के रूप में पहचाना है? कौन सा जमींदार वर्ग है, यानी कौन सा जाति समूह है जिसको जमींदार कहा है? क्योंकि आंद्रे ब्रिताई ने, याद रखिएगा, आंद्रे ब्रिताई ने भी जाति के आधार पर 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़ जाति। तो जमींदार कौन था? जो ब्राह्मण से थे वो जमींदार वर्ग से आते थे उनके अध्ययन के अनुसार। यानी आंसर क्या आएगा? ब्राह्मण जाति को क्या माना है? जमींदार वर्ग से जुड़ा हुआ माना है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा लागू जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1950 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका पर्पस क्या था? किसानों और राज्य के बीच बिचौलियों को खत्म करना, कृषि का यंत्रीकरण करना, एक नए धनी किसान वर्ग का निर्माण करना, सामूहिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, बी और सी तो हरित क्रांति के प्रभाव है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? बिचौलियों को, जमींदारों को समाप्त करना, कृषक, किसानों और राज्य के बीच में जो बिचौलिए हैं इनको खत्म करना। अगला क्वेश्चन, डीएन धनागरे द्वारा दिए गए कृषि व्यवसाय के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सी एक श्रेणी शामिल नहीं थी? डीएन धनागरे ने कितनी कैटेगरी बांटी है? 5 कैटेगरी में बांटा है। किसको? याद रखिए, भारत में कृषक वर्ग को। तो 5 कैटेगरी में कौन सा वर्ग नहीं है? पशुपालक पूंजीपति, आत्मनिर्भर कृषक, धनी किसान या गैर कृषक? अब याद कर लीजिएगा, देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। आपने पढ़ा होगा रुडोल्फ एंड नुडोल्फ। रुडोल्फ एंड नुडोल्फ ने गुजरात में अध्ययन किया था। उन्होंने एकमात्र ऐसे विचार समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस वर्ग की बात करी थी, वो था पशुपालक पूंजीपति। पशुपालक पूंजीपति डीएन धनागरे के मॉडल में शामिल नहीं है, 5 कैटेगरी में शामिल नहीं है। पशुपालक पूंजीपति वर्ग जो है वो रुडोल्फ एंड नुडोल्फ के गुजरात के अध्ययन में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को किस श्रेणी में रखा गया है? भाई 1 हेक्टेयर से कम है, यही सबसे बड़ा किसान वर्ग माना जाता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इसे कहते हैं सीमांत कृषक। तो किसमें आता है वो? सीमांत कृषक में शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्री बीना अग्रवाल के द्वारा कृषि का स्तरीकरण शब्द का मतलब क्या है? कभी कभी बड़ा डेटाबेस क्वेश्चन बन जाता है। कृषि का स्तरीकरण की अवधारणा किसने दी है? बीना अग्रवाल ने दी है। ठीक है, और बीना अग्रवाल भी वर्तमान में, अच्छी बात है, जीवित भी हैं और सबसे बड़ी महिला समाजशास्त्री में से एक है, और आपके राजस्थान पीसीएस के सिलेबस में शामिल की गई है थिंकर के रूप में। तो भाई बीना अग्रवाल ने कृषि का स्तरीकरण की जो बात करी है उसका मतलब क्या है? पुरुषों के शहरों में पलायन के कारण महिलाएं कृषि में अधिक भूमिका निभा रही हैं। सभी कृषि भूमि का स्वामित्व महिलाओं को हस्तांतरित किया जा रहा है। कृषि में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का वेतन मिल रहा है और कृषि से संबंधित सभी निर्णय केवल महिलाओं द्वारा लिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो सभी निर्णय महिलाओं द्वारा लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
वेतन तो ना तो पुरुषों को मिलता ना महिलाओं को मिलता है एग्रीकल्चर में। स्वामित्व भी महिलाओं के हाथ में हस्तांतरित होता है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि हो क्या रहा है, जो काम पहले पुरुष करते थे लेकिन अब पुरुष कर गए हैं, शहरों में पलायन कर गए हैं, तो वो काम महिलाएं कर रही हैं एग्रीकल्चर में। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्यकाल के दौरान खुद कास्ट और पाही कास्ट किसानों में मुख्य अंतर क्या था? पढ़ा था हमने, मध्यकाल के समय कृषक वर्ग संरचना में बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था उभर कर सामने आई। इस दौरान क्या हुआ, तो ये शब्द आता है खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट वो हैं जहां रहते हैं वहीं उनकी जमीनें हैं, वो अपने खेतों में काम करते हैं। और पाही कास्ट वो हैं जो अपने शहर से दूसरी जगह पर जाकर दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। यह मूल अंतर है खुद कास्ट और पाही कास्ट में। तो खुद कास्ट भूमि के मालिक थे, जबकि पास्तकाही भूमिहीन मजदूर थे। खुद कास्ट केवल नकद में लगान देते थे। खुद कास्ट ऊंची जाति के थे। खुद कास्ट उसी गांव के निवासी थे जहां उनकी जमीन थी, जबकि पाही कास्ट दूसरों के गांव से आकर खेती करते थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ठीक है, अब देखिए किसने कहा है, योगेंद्र सिंह की बात आ रही है। तो योगेंद्र सिंह ने जाति को तो आधार माना ही है। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार केवल जाति और धर्म, राजनीतिक दल से समृद्ध और शैक्षणिक योग्यता, केवल वंशानुगत भूमि स्वामित्व उत्पादन के साधन और श्रम संबंध। याद रखिएगा, योगेंद्र सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत में कृषक वर्ग संरचना में जाति अहम भूमिका निभाती है, लेकिन भारत में वर्ग व्यवस्था में आकार देने वाले कारकों में उन्होंने 3 कारकों की बात करी है। वो 3 कारक क्या हैं? पहला, भूमि का स्वामित्व, दूसरा, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है, और तीसरा, श्रम संबंध कैसा है। इस आधार पर भारत में कृषक वर्ग संरचना पाई जाती है। ये किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने कहा है। तो योगेंद्र सिंह से जब भी पढ़ते समय उनके, याद रखिएगा, आपको पढ़ते समय बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जो योगेंद्र सिंह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुबंध खेती की व्यवस्था कृषि वर्ग संरचना को कैसे प्रभावित कर रही है? अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रही है वो कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये पारंपरिक जमींदारी वर्ग को अधिक शक्तिशाली बनाती है? नहीं। ये सभी भूमिहीन श्रमिकों को भूमि का मालिक बना रही है? नहीं। ये कृषि व्यवसाय निगमों को एक नए शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में पेश कर रही है? ये छोटे किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना रही है? नहीं। अनुबंध कृषि के चलते बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं। यही कारण है बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हो रहा है, यानी एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर में। बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यह है अनुबंध खेती का प्रभाव भारत की कृषक वर्ग संरचना पर। ठीक है, तो यह था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने पढ़ा भारत में कृषक वर्ग संरचना। तो ये लेक्चर भले ही एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, लेकिन सोशियोलॉजी का जो भी आपका परीक्षा है, भले आप बीए एमए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, तो भी आपके काम आएगा। कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए सोशियोलॉजी की। ठीक है, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा कीजिए सोशियोलॉजी के। तो ये था हमारा लेक्चर यूजीसी, आपके माफ कीजिएगा, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट नंबर 6 से संबंधित। ठीक है, तो टॉपिक भी तैयार किया हमने और टॉपिक से संबंधित 10 प्रश्न भी तैयार किए। तो शाम को 5 बजे का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ा था। शाम को 6:30 के लेक्चर में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में, यूनिट नंबर 1 समाजशास्त्र में, यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, और यूनिट नंबर 6 में हमने पढ़ा कृषक वर्ग संरचना के बारे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? नहीं आया तो पूछिए, जो भी डाउट हो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, 10 जनवरी से यूजीसी नेट का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ये जानकारी यूजीसी वालों के लिए है, तो यूजीसी नेट का नया बैच शुरू हो रहा है 10 जनवरी से, जो जून 2026 में पेपर होगा उसके लिए। तो 4-5 महीने का ये पूरा बैच होगा, वैलिडिटी 1 साल की होगी। 10 जनवरी से पहली क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन बैच शुरू हो रहा है दोपहर 2 बजे से। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से ज्वाइन करना है सभी लोगों को। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? अच्छी बात, धन्यवाद दीप्ति जी।
अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। 3 लेक्चर हमारे टारगेट हैं आपके एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो तीनों लेक्चर आपके पूरे हो गए आज। कल पढ़ेंगे नए 3 लेक्चरों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे मध्यकाल में, मध्य प्रदेश में मध्यकाल का इतिहास शुरू करेंगे, क्योंकि प्राचीन काल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संस्था और समिति, और एक शाम के तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित होगा, यूनिट नंबर 6 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे कल। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। संडे को संडे मॉक टेस्ट है, जिन्हें कोर्स लिया है नहीं लिया है सबके लिए फ्री होता है मॉक टेस्ट। संडे को संडे पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप पर यूज आपके टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पेपर शेयर किया जाएगा सुबह 11 बजे। अच्छे से पेपर सॉल्व करना है प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है। अपने पेपर में कलेक्शन में शामिल करते जाना है क्वेश्चन बैंक जरा। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।